नमस्कार। इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है और अब हम आज पहला प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे विजुअल स्टूडियो डॉट नेट के थ्रू से और देखते हैं कि हम ASP डॉट नेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और जैसे कि आपको बताया था मैंने कि विजुअल स्टूडियो को रन करने के लिए आपको मेन्यू ऑप्शन में जा कर के और विजुअल स्टूडियो अगर आप लिखते हैं तो आपके सामने विजुअल स्टूडियो एप्लीकेशन आ जाता है और जब आप इसे रन करते हैं तो आपके सामने एक विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट आ जाएगा। अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक ये टेम्पलेट का लिस्ट आ जाता है जिसके अंदर आपने इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो उसका टेम्पलेट आता है और राइट साइड में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स नज़र आते हैं। अब मैंने जैसे बोला था आपको कि ASP.NET में हम कई तरह से अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं, लेकिन हमने वायदा किया था कि आपको हम सबसे आसान तरीके से बनाने के लिए शुरुआत कराएंगे। तो इसके अंदर अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट वे से बनाना चाहूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है ASP.NET वेब एप्लीकेशन ब्रैकेट में .NET फ्रेमवर्क। अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें लिखा है प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ASP.NET एप्लीकेशन। यू कैन क्रिएट ASP.NET वेब फॉर्म्स, यानी कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वेब फॉर्म्स। MVC आर्किटेक्चर, दैट इज मॉडल व्यूइंग एंड कंट्रोलिंग आर्किटेक्चर, जिसको एक और तरीके से बोला जा सकता है, जिसके अंदर हम बाद में इसके एडवांस फीचर्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा वेब API, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम REST API इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमें वेब API के एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है। आप कह सकते हैं कि ये वाला टेम्पलेट शुरुआती टेम्पलेट है और इसको हम धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए कई तरह के अलग अलग आप देख सकते हैं तरीके हैं, जिसमें रेजर क्लास लाइब्रेरीज होते हैं। आप ASP.NET कोर विद एंगुलर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं React.js, ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन एंड क्लाइंट एप्लीकेशंस, दैट इज वेब असेंबली एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो हम शुरुआत में हम सिर्फ इसको शुरुआत करने के लिए, यानी कि इसको सबसे सिंपल तरीके से करने के लिए हम ASP.NET वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, या फिर मैंने जो पिछली बार इस्तेमाल किया है प्रोजेक्ट के लिए उसे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैं लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकता हूँ C#, C++, F#। ये एक फंक्शनल लैंग्वेज होता है। देखिए मैंने कहा था आपसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, अदर क्वेरी लैंग्वेजेस, टाइपस्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक जो एक और माइक्रोसॉफ्ट का अपना लैंग्वेज है, इन सब में मैं कर सकता हूँ। ये टेम्पलेट्स अलग अलग ढूंढ के लाता है। तो मैंने चूज़ किया था लैंग्वेज C# और मैं चाहता था कि इसे मैं किसी विंडोज़ सर्वर में होस्ट करूं, तो इसलिए विंडोज़ सर्वर का मैंने लिया था। मैं लाइनक्स या एज़्योर के लिए नहीं लिया था। इसके अलावा मैंने वेब एप्लीकेशन का बोला था। इसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस आप विजुअल स्टूडियो में बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन, कंसोल, गेम्स, IoT, मशीन लर्निंग, मोबाइल, ऑफिस एप्लीकेशंस और भी बहुत सारे। तो मैंने इसको बोला था कि मैं वेब एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ और जिसमें मैं अब इस्तेमाल करने जा रहा हूँ C#, विंडोज़, क्लाउड एंड वेब। मैं इसे क्लाउड में भी होस्ट कर सकता हूँ और वेब में भी कर सकता हूँ। तो मैं इसे बनाता हूँ, जो मैंने ये सिलेक्ट किया है, या मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ दोनों में से एक। मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद मुझसे ये एप्लीकेशन का नाम पूछता है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन है और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ अपने एक खास जगह पे, जिसका नाम मैंने रखा है ट्रेनिंग टू ASP.NET फोल्डर। मैं इसमें रखना चाहता हूँ। इसके अलावा इसमें फ्रेमवर्क होते हैं, आप इसे जब करेंगे इस्तेमाल धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं लेटेस्ट फ्रेमवर्क दैट इज 4.7.2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ
और इसके सोल्यूशन का नाम क्या होता है और इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट मैं कहता हूँ कि ये दोनों मेरे सेम नाम होंगे और मैंने इसे अनटिक कर रखा है, प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे सोल्यूशन और मेरे प्रोजेक्ट दोनों एक ही डायरेक्टरी में हो, और वो ऐसा क्यों है अभी समझ में आएगा। अब इसे हम क्रिएट करते हैं। मैं इस क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ और आपके लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करके देगा, यानी कि बेसिक कुछ फाइल्स बना के देगा जिससे ऊपर आप अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं। अब मेरे लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। अब प्रोजेक्ट को क्रिएट करते वक्त वो हमसे कुछ और भी ऑप्शंस मांग रहा है, जिसमें कि आप खाली एप्लीकेशन भी ले सकते हैं जिसमें कोई फाइल नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर होगा, या जैसे मैंने बताया था कि MVC आर्किटेक्चर में बनाना है, या रेस्टफुल HTTP सर्विसेज बनाने हैं, या सिंगल एप्लीकेशंस बनाने, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने हैं। जैसे कि अगर आपने फेसबुक का एप्लीकेशन देखा है तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, आप वो बनाना चाहें तो वैसा भी बना सकते हैं। बट मैं वेब फॉर्म्स बनाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ASP.NET वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन। ASP.NET Web Forms let you build dynamic websites using a familiar drag and drop event driven model। ऐसे आपको एक बनाने में मदद करता है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट्स को। ऐसे कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस, अपने बटन्स और लेबल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अपने ग्रिड व्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और इसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन कंट्रोल्स हैं, डिज़ाइन सरफेस एंड हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, टेक्स्ट बॉक्स है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और component let you build rapidly sophisticated powerful UI driven sites with data access। data access means हम किस तरह के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मैं जैसे इस वक्त इस्तेमाल करूँगा MS SQL सर्वर, MySQL भी यूज़ हो सकता है, Oracle भी यूज़ हो सकता है, HANA डेटाबेस यूज़ हो सकता है, बिग डेटा का कोई भी फॉर्मेट यूज़ हो सकता है, फ्री ग्राफ SQL यूज़ हो सकता है। जस्ट इसे मैं और इनमें से कुछ भी ना करके मैं सिर्फ कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS करूँगा और मैं इसे क्लिक कर दूँगा। HTTPS का बेनिफिट हमें सिक्योर्ड HTTP सर्विस लेने में मदद करता है। और मैं अब इसे क्रिएट करूँगा। ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको इस वेबसाइट को बनाने में मदद करेगी। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने एक ये विंडो आ जाएगी। आप इसको गेट स्टार्टेड विद ASP.NET कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लर्न अबाउट योर IDE, अगर आप इस IDE के बारे में जानना चाहें तो उसके बारे में जान सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका विजुअल स्टूडियो का प्लेबोर्ड है, डैशबोर्ड है जिसमें आप काम करते हैं। और यहाँ लिखा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको समझना होगा और जिसको आपको इस्तेमाल भी करना होगा। अगर आप चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी विंडो को जो कि टूल्स के लिए काम आता है, आप इसे ऑटो हाइड ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके सामने क्लिक करने के बाद हमेशा नज़र आएगा इस तरह से। और अगर आप इसको नहीं करना चाहें तो ये साइड में चला जाता है, आपके लिए जगह ज़्यादा बन जाती है। और इसके अलावा एक टूल बार होता है, जो यहाँ टूल बॉक्सेस हैं, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्ट ओपन नहीं किया है। टूल बार सेंसिटिव है जिसमें कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से ओपन होता है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, जस्ट इसको रन करके देखते हैं तो ये कैसा लगता है देखने में। इसको रन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके इसको आप माइक्रोसॉफ्ट एज में भी कर सकते हैं रन। इसको आप अगर दूसरे किसी वेब ब्राउज़र में करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं सेट, और फिर उसी में रन होगा। इसके अलावा आप और भी, अगर आपके पास कोई एमुलेटर है, जैसे कि टैब के लिए एमुलेटर होते हैं, एंड्रॉयड के लिए एमुलेटर होते हैं, जिसमें आप मोबाइल में कैसे नज़र आएगा एक डिवाइस क्रिएट हो जाता है, तो वैसा भी कर सकते हैं।
फिलहाल मैं सिर्फ इसको क्लिक करता हूँ रन करने के लिए, और मैं अब इसको रन किया है तो अब मेरे सामने ये इसको सबसे पहले देखिएगा ये बिल्ड कर रहा है और बिल्ड करने के बाद ये मेरे लिए बाइनरी फाइल्स क्रिएट करेगा और उसके बाद इसको रन करके दिखाएगा। इस एप्लीकेशन को रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक ऑप्शन है अप्लाई कोड चेंजेस, जिसको हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो ये अपने आप ही वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं एक लिखा है ब्रेक पॉइंट के लिए, जिसे हम पॉज करना चाहें किसी एप्लीकेशन को देखने के लिए तो कर सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन को स्टॉप करना है तो हम इसे स्टॉप कर सकते हैं इस रेड स्क्वायर बटन को क्लिक करके। अब देखते हैं कि इसने हमारे लिए क्या बनाया है। उसने हमारे लिए एक पेज बना के दिया है जो कुछ इस तरह से है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिख रहा है आपको, और इसमें जैसे कि मैंने दिखाया था कि एप्लीकेशन का नाम होता है और होम पेज और अबाउट पेज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एप्लीकेशन जो दिखाया था जिसको हम बनाना चाहते हैं वो रेडीमेड काफ़ी हद तक देखिए मिल चुका है, और इसी को हम एक्सटेंड करेंगे और ये सबसे पहले समझेंगे ये क्यों आया है, ऐसे किस तरह से आ रहा है, और फिर उसके बाद देखेंगे इसको हम एक्सटेंड कैसे करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं ऊपर ये क्या लिखा हुआ है। दरअसल में ये कहना चाहता है कि ये लोकल होस्ट है, इसी कंप्यूटर में है, और इसका जो वेब सर्विस है वो इसी कंप्यूटर में है। दरअसल में वो आपके लिए एक IIS इंटरनेट सर्वर बनाता है, जो ये एक्सप्रेस एडिशन है, जो कि इस विजुअल स्टूडियो के साथ ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। और ये जो पोर्ट आईडी है ये अपने आप ये डिसाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।